अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेज़र है उसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। लेज़र का प्रिंसिपल क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उनको हम स्टडी करने लगे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेज़र क्या है। लेज़र जो बेसिकली जो एक्रोनेम है वो है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का। हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास जो एक्रोनेम है लाइट amplification by stimulated emission of radiation कि इसमें हम लाइट को एम्पलीफाई करते हैं बाय मेथड यूज़ करते हुए। कौन सा स्टिमुलेटेड इमिशन का मेथड यूज़ करते हुए हम लाइट को एम्पलीफाई करते हैं। जो लाइट के सिग्नल्स होते हैं उनको हम एम्पलीफाई कर लेते हैं। जो हमारे पास फ़िज़िक्स में दो ऐसी ब्रांचेज हैं, एक का नाम इलेक्ट्रॉनिक्स है और दूसरी हमारे पास फोटोनिक्स है। ये दो ब्रांचेज हैं। एक में स्पेशली हम कह लें दो ऐसी ब्रांचेज हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन विद मैटर के साथ, और फोटोनिक्स के अंदर हम फोटोन का इंटरेक्शन लेते हैं विद मैटर के साथ। तो आज हम जो फोटोनिक्स ब्रांच है उसके बारे में जो पढ़ने लगे हैं। ये टॉपिक बेसिकली वहीं से बिलोंग करता है फोटोनिक्स के, जिसमें हम फोटॉन्स और मैटर के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको हम स्टडी करते हैं। तो हमने देख लिया सबसे पहले कि लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि हम लाइट के जो सिग्नल्स होते हैं, एम्पलीफाई का मतलब होता है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ा देना। तो यानी कि जो लाइट होगी, लाइट के फोटॉन्स होंगे, उनको हम बढ़ा देंगे बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन के थ्रू। हम देख लेते हैं सबसे पहले कि लेज़र की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या है। लेज़र की जो मेनली प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं, एक तो वो मोनोक्रोमैटिक होती है, मोनोक्रोमैटिक या सिंगल वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ मोनोक्रोमैटिक का मतलब ये है कि एक कलर, यानी कि हमने कभी भी लेज़र डिफरेंट कलर्स की नहीं देखी, यानी कि एक लेज़र के अंदर डिफरेंट कलर्स नहीं देखे। हमेशा जब भी लेज़र देखी या तो रेड होगी या ग्रीन होगी या ब्लू होगी या आई आर रीजन की होगी या यू वी रीजन, किसी भी रीजन की विजिबल रीजन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेवलेंथ होगी। इसी वजह से हम इसको मोनोक्रोमैटिक बोलते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिंगल वेवलेंथ के ऊपर मुश्तमिल होती है। इसमें अगर एक लेज़र बीम है उसके अंदर ये एक से ज़्यादा कलर्स पॉसिबल नहीं, जिस तरह हमारी लाइट है। और यही एक फ़र्स्ट पॉइंट है जिससे हम अपनी लेज़र लाइट को ऑर्डिनरी जो आम लाइट हम यूज़ करते हैं उससे हम डिफ़र कर सकते हैं। नंबर 2 हमारे पास जो है वो उसका कोलिमेशन है, या कोलिमेटेड बीम होती है। कोलिमेशन का क्या मतलब है कि जैसे हमारी ऑर्डिनरी लाइट होता है, जो हमारा कोई बल्ब है या एनर्जी सेवर होता है, वो उसकी जो लाइट होती है वो रैंडम डायरेक्शन में होती है। लेकिन जो लेज़र की जो डायरेक्शन होती है, लेज़र लाइट की जो डायरेक्शन होती है वो स्ट्रेट डायरेक्शन होती है, यानी कि उसको हम कोलिमेट कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट के ऊपर इसको फोकस करवा सकते हैं। इसी वजह से हम इसको फोकसेबल भी बोलते हैं। नंबर 3 जिसकी प्रॉपर्टी है वो फोकसेबल है। फोकसेबल के लेज़र लाइट को हम एक पॉइंट के ऊपर फोकस करवा सकते हैं। कोलिमेशन का ये मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। जैसे हम देखते हैं कहीं इधर से डाइवर्ज नहीं होती, कोलिमेशन की ये मतलब है। और फोकसेबल का मतलब ये है कि हम उसको फोकस करवा सकते हैं, किसी एक पॉइंट के ऊपर लाइट को हम फोकस करवा सकते हैं, लेकिन जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट है उसको हम फोकस नहीं करवा सकते। क्यों? उसकी रैंडम डायरेक्शंस होती हैं, उसके जो फोटॉन्स होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट मूव करते हैं, जिसकी वजह से लेज़र और ऑर्डिनरी लाइट एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हमने ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, एक मोनोक्रोमैटिक होती है, दूसरी कोलिमेटेड बीम की फॉर्म में ट्रैवल करती है, थर्ड वन उनसे ये फोकसेबल है, और फोर्थ वन इसकी है फेज़ कोहेरेंस। फेज़ कोहेरेंस मतलब कि ये हम आहंगी पाई जाती है, इसके जो वेव्स हैं इनके दरमियान क्रस्ट के ऊपर, ट्रफ के ऊपर ही फॉल कर होता। इस तरह से अगर हमारी कोई ये बीम है तो हमेशा हमारे पास जितने भी फोटॉन होंगे उन सारों के वेव फ्रंट्स या वेव्स के जो फेज़ है उनके दरमियान जो फेज़ डिफरेंस होगा वो सेम होगा, जिसकी वजह से वो हमारे इस किस्म का पैटर्न मिलता है। तो इसी को हम कहते हैं फेज़ कोहेरेंस। यूँ नहीं है कि पहली का क्रस्ट दूसरी के ट्रफ के ऊपर या थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्प्लेस हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा लेज़र में हमेशा हमारे पास फेज़ कोहेरेंस होता है इस तरह से नहीं होता, जिसकी वजह से ये हाईली फोकसेबल है, हाईली मोनोक्रोमैटिक के साथ साथ फेज़ कोहेरेंस और कोलिमेटेड बीम इसको हम कहते हैं।
अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें जो जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं उनको हम स्टडी कर लेते हैं लेज़र लाइट के अंदर। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस है जो लेज़र लाइट के अंदर इन्वॉल्व होता है जो हमने पढ़ने हैं वो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन है। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ये 3 प्रोसेसेस होते हैं जो कि हर लेज़र लाइट के अंदर मौजूद होते हैं। पहला हमारे पास एटॉमिक अब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इसमें हम 2 एनर्जी स्टेट्स बना लेते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये E1 एनर्जी स्टेट है जो कि ग्राउंड स्टेट है, और ये हमारे पास E2 एनर्जी स्टेट है जो कि एक्साइटेड स्टेट है। इनिशियली मैं बताने लगा हूँ कि हमारे पास एटॉमिक अब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है। अब्जॉर्प्शन क्या है कि इनिशियली हमारे पास जो एटम होता है वो लोअर एनर्जी स्टेट यानी कि ग्राउंड स्टेट में एटम मौजूद होता है। जैसे ही हम एक्सटर्नली कोई फोटान या पंपिंग के ज़रिए से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर या जो एटम है इसके ऊपर हम लाइट फॉल करवाते हैं तो एटम क्या होता है, वो एक्साइट हो जाता है। एक्साइट होकर वो हाई एनर्जी स्टेट यानी कि E2 में जंप कर जाता है, और जो हम एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे वो E2 माइनस E1 इज़ इक्वल टू एच न्यू। ये वो एनर्जी है जो हम इसको प्रोवाइड करेंगे, यानी कि दोनों एनर्जी स्टेट के दरमियान जो डिफरेंस है उस डिफरेंस की जितनी एनर्जी हम इस एटम को देंगे तो तब ये एटम एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाएंगे। अब ये एक्साइटेड स्टेट है, कुछ देर बाद एक्साइटेड स्टेट का एक लाइफ टाइम है जो कि 10⁻⁻8 सेकंड है। कोई भी एटम एक्साइटेड स्टेट के अंदर इतना टाइम गुजारने के बाद वो खुद ब खुद रिवर्स हो जाता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन जो वो एटम इस स्टेट के अंदर दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा तो आते ही वो रास्ते दरमियान में क्या कर देगा, अपने जो एनर्जी का फोटान जो उसने ऑब्ज़र्व किया था उस एनर्जी के फोटान को खुद ब खुद इमिट कर देगा। अब ये जो प्रोसेस है हमारे पास जिसके अंदर इसने एनर्जी को ऑब्ज़र्व किया और ऑब्ज़र्व करके वो चला गया हायर एनर्जी स्टेट के अंदर, इसको हम कहते हैं एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन प्रोसेस, और ये हर लेज़र का एक लाजमी पार्ट है। दूसरा जो प्रोसेस है हमारे पास वो स्पॉन्टेनियस इमिशन है। स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन का मतलब ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा स्पॉन्टेनियस इमिशन। इसमें क्या होता है कि एटम जो है वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर जंप कर जाता है और साथ ही वो फोटान को खुद ब खुद इमिट कर देता है। स्पॉन्टेनियस इमिशन का मतलब ये है कि खुद ब खुद फोटान को इमिट कर देना, और ये भी प्रोसेस इस लेज़र एक्शन के दौरान ज़रूरी है। दोबारा देखें, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्ज़र्व करता है, इलेक्ट्रॉन जो एटम जो है ये एनर्जी ऑब्ज़र्व करेगा, एनर्जी ऑब्ज़र्व करने के बाद ये हायर एनर्जी स्टेट में उसके चला जाता है। अब हायर एनर्जी स्टेट में लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो वो ऑब्ज़र्व किया हुआ फोटान को उतनी एनर्जी का जो हमने प्रोवाइड किया था E2 माइनस E1 उसी एनर्जी का फोटान वो रिलीज़ कर देगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। जो इनिशियल प्रोसेस था इसको हम कहते हैं एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन, जिसमें वो ऑब्ज़र्व होकर वो हाई एनर्जी स्टेट में चला गया, और जो बाद का प्रोसेस है जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस इमिशन जिसमें उसने वो सेम फोटान को इमिट कर दिया। अब थर्ड वन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसमें प्रोसेस है उसको हम स्टडी कर लेते हैं, जो कि हमारे पास स्टिमुलेटेड इमिशन का है। और स्टिमुलेटेड इमिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे लेज़र एक्शन के दौरान लाजमी तौर पर पाया जाता है। अगर स्टिमुलेटेड इमिशन नहीं होगा तो उसमें हमारे पास फिर लेज़र भी नहीं होगी। तो हम लिख लेते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन, जो थर्ड प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन का मतलब क्या है, हम इलेक्ट्रॉन को स्टिमुलस करते हैं ताकि वो लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर जाए। एग्जांपल मैं देता हूँ कि हमारे पास वही 2 एनर्जी स्टेट्स, अगेन एक को E1 ग्राउंड स्टेट और एक को E2 जो कि हायर एनर्जी स्टेट में है। अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास या एटम अगर हायर एनर्जी स्टेट में था, सपोज कर ले हमारा एटम लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जब चला जाता है तो यहाँ पे हमारे पास इतने एटम या इलेक्ट्रॉन्स अकामुलेट हो जाते हैं कि पीछे से हमारे पास सप्लाई आती है और आगे हम इनको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको बाहर से फोटान फॉल करवाते हैं इन एटम्स के ऊपर, ख़ुद से फोटान हम फॉल करवाएंगे इन एटम्स के ऊपर ताकि ये फोटान्स इनके अंदर ऑब्ज़र्व होके ये इसको ग्राउंड स्टेट के अंदर ले आएँ। हालांकि अभी इस स्टेट की लाइफ टाइम मौजूद होती है, लेकिन हम
ज़बरदस्ती कह लें स्टिमुलस करते हैं इस एटम को, इलेक्ट्रॉन को इन फोटॉन के ज़रिए, और वो फिर एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करके वो इस ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं। और जैसे ही ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे तो वो ये एक फोटान जे वाला इमिट करेंगे जो हर एटम ने, हर इलेक्ट्रॉन ने ऑब्ज़र्व किया होगा यहाँ से, और दूसरा फोटान जब हमने इनिशियली जो ऑब्ज़ार्बेंस के नतीजे में जो हमने इसको स्ट्राइक किया था, एक वो वाला फोटान इमिट करेंगे। और ये दोनों के दोनों हर एटम 2 फोटान इमिट करेगा, और इस तरह जितने भी एटम होंगे वो फोटान इमिट करते रहेंगे, और ये हमारे पास लेज़र होगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे पास फोटान इमिट हो रहे हैं वो इन द सेम डायरेक्शन में हो रही है, इन द सेम डायरेक्शन। और यही लेज़र का लेज़र है कि हमारे पास जो लेज़र के अंदर जो लाइट या फोटान इमिट होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में नहीं होते, वो एक सेम डायरेक्शन के अंदर इमिट होते हैं। अब हम देख लेते हैं लेज़र का प्रोसेस क्या, होल प्रोसेस की 3 प्रोसेस थे जो कि लेज़र एक्शन के अंदर इंतहाई ज़रूरी हैं। हम अपनी लेज़र की टाइप्स देख लेते हैं। मतलब लेज़र की 3 टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ लेज़र। एक 2 लेवल लेज़र होती है, 2 लेवल, 3 लेवल एंड 4 लेवल। हमारे बीएससी के जो सिलेबस का जो हिस्सा है वो हमारे पास है 3 लेवल लेज़र है। 4 लेवल लेज़र हम यूज़ नहीं करेंगे, ना ही हम इसको स्टडी करेंगे। और 2 लेवल लेज़र बेसिकली लेज़र बनती नहीं, लेज़र के लिए जो कंडीशन है वो हम पढ़ लेते हैं। 3 लेवल को फिर आपको समझ आ जाएगा कि 2 लेवल लेज़र हमारे पास क्यों नहीं मौजूद। हमारे पास जितनी भी लेज़र है वो 3 लेवल होंगी या वो 4 लेवल होंगी। 2 लेवल लेज़र हमारे पास कोई भी मौजूद नहीं है, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ 2 स्टेट्स के अंदर लेज़र हम बना सकें। तो पहले हम देख लेते हैं कि 3 लेवल लेज़र हमारे पास। अगर हम लेज़र की मटेरियल की बात करें तो लेज़र के जो मटेरियल्स होते हैं वो तो सेमीकंडक्टर लेज़र हो सकती हैं, लिक्विड लेज़र हो सकती हैं, उसके बाद डाई लेज़र हो सकती हैं, गैस लेज़र हो सकती है। और ये डिफरेंट मटेरियल्स की लेज़र है जिसमें हमारे पास है। अगर गैस लेज़र की बात करूँ, हमारे जो सिलेबस का हिस्सा है वो हीलियम नियॉन लेज़र है, वो हमने पढ़नी है। डाई लेज़र है, लिक्विड लेज़र है और सेमीकंडक्टर लेज़र है। और इनमें जो लेज़र की टाइप्स एग्जाम है, एग्जामर लेज़र होती है, हीलियम नियॉन लेज़र हमने देख लिया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है। उसके बाद नाइट्रोजन लेज़र होती है, नाइट्रोजन गैस की बनी होती है लेज़र, नाइट्रोजन गैस हम यूज़ करते हैं। तो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि जो 3 लेवल लेज़र है वो कैसे काम करती है। 3 लेवल लेज़र है तो इसके नाम से जाए इसमें 3 लेवल्स होंगे ऑफ एनर्जी के। तो हम 3 एनर्जी के लेवल्स बना लेते हैं कुछ इस तरह से। इसको मैं E1 एनर्जी लेवल बोल देता हूँ, ये मेरे पास E2 एनर्जी लेवल है, और ये मेरे पास E3 एनर्जी लेवल है। 3 लेवल का लेज़र का मतलब ये है कि उस लेज़र के अंदर हमारे पास 3 एनर्जी लेवल यूज़ होंगे। 4 लेवल का मतलब ये है उसके अंदर हमारे पास, उस लेज़र के अंदर हमारे पास 4 एनर्जी के लेवल यूज़ होंगे। और 2 लेवल का मतलब है कि उसमें 2 एनर्जी लेवल यूज़ होते हैं, जो कि हमारे पास होती नहीं है। और भी देख लेते हैं कि 2 लेवल एनर्जी लेवल हमारे पास लेज़र क्यों नहीं होती, क्यों नहीं वो बना सकते हम लोग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कोई भी अगर एटम हो वो लोअर एनर्जी स्टेट में मौजूद होता है। जैसे ही हम इसको पंपिंग करते हैं, पंप करके हम इसको एक्साइट करवा सकते हैं। पंपिंग के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, या तो हम उसको इलेक्ट्रिकली पंप कर सकते हैं, या फिर हम उसको फोटान फॉल करवा के इसको पंप कर सकते। कोई भी मेथड हम पंपिंग का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो मेथड यूज़ करूँगा वो फोटान का मेथड यूज़ करूँगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर या इन एटम्स के ऊपर हम फोटान फॉल करवाएंगे, वही अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। तो इलेक्ट्रॉन या एटम्स हायर एनर्जी स्टेट के अंदर मूव कर जाएंगे इस तरह से। ये एक मैं सपोज करूँ तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन या एटम्स हायर एनर्जी स्टेट के अंदर आ गए। लाइट हमने फॉल करवाई है, एटम्स ने जो एनर्जी ऑब्ज़र्व की है E2 माइनस E1 इज़ इक्वल टू HF या H न्यू। ये वो एनर्जी जो इसने ऑब्ज़र्व की है, ऑब्ज़र्व करने के बाद वो हायर एनर्जी स्टेट के ऊपर पहुंच गया। अब ये इस एनर्जी स्टेट की हमें पता जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो 10⁻⁻8 सेकेंड है। अब इस एनर्जी स्टेट के ऊपर एटम इतनी लाइफ टाइम 10⁻⁻8 सेकंड गुजारने के बाद वो नेक्स्ट जो है ये कि मेटास्टेबल स्टेट, इसको हम बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट ये ऐसी स्टेट होती है जिनकी लाइफ टाइम 10⁻³ सेकंड होता है। मतलब क्या कि
ये मेटास्टेबल स्टेट्स इन नॉर्मली एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा टाइम को ज़्यादा देर तक स्टेबल होती हैं, यानी कि इनमें एटम ज़्यादा देर तक स्टेबल रह सकता है, जो कि 10⁻³ सेकंड है। यहाँ पे एटम ज़्यादा देर तक ठहर सकता है, रुक सकता है। यहाँ पे 10⁻⁸ सेकंड मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन या एटम जब हायर एनर्जी स्टेट से अपना इतनी लाइफ टाइम गुजारने के बाद, अपना एक लाइफ टाइम कंप्लीट करने के बाद, जो कि 10⁻⁸ इस स्टेट की जो टाइमिंग है उसको गुजारने के बाद वो जंप कर जाएंगी अपनी इस एनर्जी स्टेट के अंदर, जो कि मेटास्टेबल स्टेट है। मेटास्टेबल स्टेट में अब वो इससे ज़्यादा टाइम गुजारेंगे, 10⁻³ टाइम गुजारेंगे। अब इतने में मज़ीद यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुँच जाएंगे, साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स इस स्टेट में और इस स्टेट से इधर पहुँचते जाएंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स पहुँचते जाएंगे तो जो लोअर एनर्जी स्टेट में हमारे पास एटम होंगे या इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको हमने N1 से ज़ाहिर कर देते हैं, और ये हम कह लें हायर एनर्जी स्टेट N2 को ज़ाहिर कर देते हैं। तो लोअर एनर्जी स्टेट की निस्बत हायर एनर्जी स्टेट जो कि मेटास्टेबल स्टेट है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि N2 हमारे पास ग्रेटर देन हो जाएगा N1 से। तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ़ एटम या इलेक्ट्रॉन की जो पॉपुलेशंस है वो लोअर एनर्जी स्टेट से या ग्राउंड स्टेट से इन्वर्ट हो गई है हायर एनर्जी मेटास्टेबल स्टेट के ऊपर। दोबारा देखें कि जो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर ये इन्वर्ट हो जाएंगे हाई एनर्जी स्टेट के अंदर, जो कि मेटास्टेबल स्टेट है। और इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, के इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स की जो पॉपुलेशन है वो इन्वर्ट हो गई है हमारी हायर एक्साइटेड स्टेट के अंदर, उसी को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। किसी भी लेज़र एक्शन के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन इंतहाई ज़रूरी है। अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं है तो हमारे पास लेज़र भी हम उसे नहीं बना सकते। पॉपुलेशन इन्वर्जन हर लेज़र के लिए ज़रूरी है, खा वो 2 लेवल हो, खा वो 3 लेवल हो या 4 लेवल हो। यही वजह है कि हमारे पास जो 2 लेवल लेज़र होती है उसके अंदर थर्ड स्टेट मौजूद नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉन या एटम इस एनर्जी स्टेट से दोबारा वापस उसी एनर्जी स्टेट में आ जाता है। उसी एनर्जी स्टेट में आएगा तो फोटान तो इमिट होगा, लेकिन वो लेज़र का फोटान नहीं होगा, वो रैंडम डायरेक्शन में फोटान हो सकता है 2 एनर्जी लेवल में। इसी वजह से हमारे पास लेज़र हम उसकी नहीं बना सकते। लेज़र के लिए हमारे पास एक थर्ड स्टेट मेटास्टेबल स्टेट ज़रूरी है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन या एटम ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड कर सकता है। ठीक है, तो 2 लेवल और 3 लेवल में या 4 लेवल में यही डिफरेंस है कि 2 लेवल के लेज़र हम नहीं बना सकते, क्योंकि 2 लेवल के अंदर हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन ज़रूरी है। पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए मेटास्टेबल स्टेट ज़रूरी है, जो कि 2 लेवल लेज़र के अंदर मेटास्टेबल स्टेट पॉपुलेशन इन्वर्जन मौजूद नहीं हो सकता, ये अक्सर उसमें फिनोमेना नहीं होता। 3 लेवल की बात करें तो देखा हमने कि लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन इन्वर्ट हो गए, एटम इन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि N2 यानी कि N2 मैं इसको N3 कर देता हूँ, अगर ये इसको N2 कर दूँ, ये N3 कर दूँ, तो N2 स्टेट के अंदर नंबर ऑफ़ E2 स्टेट के अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या एटम हमारे पास हैं वो ग्रेटर देन है N1 स्टेट से। इसका मतलब क्या है कि लोअर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं टुवर्ड्स द इन्वर्ट हो गए टुवर्ड्स द हायर एनर्जी स्टेट, और इसी को कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। और फिर हम क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे या एटम हमारे पास है बहुत ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब पीछे से मज़ीद हमारे पास आ रहे हैं और यहाँ पे आके इकट्ठे हो रहे हैं। हम फिर क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा गुजार रहे हैं, टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो हम फिर यहाँ से क्या करते हैं, एक्सटर्नली एक फोटान इसके ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। वो और जिस एनर्जी का फोटान फॉल करवा रहे हैं वो एनर्जी यहाँ पे एटम ऑब्जर्व करके वो डाउन मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द लोअर एनर्जी स्टेट, यानी कि ग्राउंड स्टेट में। और जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट में मूव करते हैं, यहाँ पे हम कह लें फोर्सली बाई फोर्स हम इसको मूव करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके पास टाइम ज़्यादा वो स्पेंड कर रहे हैं। तो हम क्या करें, बाहर से खुद इसके ऊपर फोटान फॉल करवाते हैं इन कुछ एनर्जीज़ का, तो वही आइटम ऑब्जर्व करेंगे जिनकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगी। उसके अलावा उस एनर्जी के फोटान बाकी एटम इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व नहीं करेंगे। जैसे ही वो ऑब्जर्व करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन या एटम शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द लोअर एनर्जी लेवल में, और साथ ही वो हर एटम या दो फोटान्स को इमिट करेगा। 2 फोटान कैसे, पहला फोटान ये वाला जो हमने इसके ऊपर स्ट्राइक करवाया था, इसने ऑब्जर्व किया, और दूसरा फोटान ये वाला। और 2 फोटान जिस टाइम इमिट होंगे, फोटान एक सेम डायरेक्शन के अंदर इमिट होंगे, और इसी को हम कहते हैं कि लेज़र लाइट। अगर हमारे पास 100 एटम है तो यहाँ पे हमारे पास 200 फोटान्स इमिट होंगे। इसका मतलब यहाँ पे एटम तो हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम जस्ट सपोज कर लेते हैं 200 हमारे पास एटम है, तो हमारे पास 400 यानी कि हर एटम से डबल फोटान इमिट होगा। एक इनिशियली ऑब्जर्वेंस वाला फोटान और सेकंड वाला हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन के साथ हमने जो फोटान फॉल करवाया था
वो फोटान। तो ये हमारा 3 लेवल लेज़र था। 3 लेवल लेज़र के अंदर हमारे पास जो पॉपुलेशन इन्वर्जन ज़रूरी है, पॉपुलेशन इन्वर्जन में कब मिलती है, जब हमारे पास एक मेटास्टेबल स्टेट मौजूद होती है। मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है, ऐसी स्टेट्स होती है जिनकी एनर्जी जिनका लाइफ टाइम बाकी एक्साइटेड स्टेट से थोड़ा ज़्यादा होता है, 10⁻³ सेकंड ज़्यादा होता है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स एटम्स यहाँ पे मूव कर जाते हैं अगेन, फिर हम यही फोटान, जो ये फोटान इमिट होते हैं, इन फोटान को हम यूटिलाइज़ करके इनके ऊपर दोबारा स्ट्राइक करवाते हैं। ये फिर दोबारा यहाँ पे पहुँच जाते हैं अपने हाई एनर्जी स्टेट में। हाई एनर्जी स्टेट में पहुँचने के बाद अपना लाइफ टाइम कंप्लीट करने के बाद वो पहुँच जाते हैं मेटास्टेबल स्टेट के अंदर। मेटास्टेबल स्टेट के अंदर जब पहुँच जाते हैं तो हम फिर फोटान फॉल करवाते हैं उनके ऊपर, और इस तरह ये प्रोसेस ऐसे सर्कल में चलता रहता है। तो लेकिन एक बात यहाँ पे, जब तक ना n2 ग्रेटर देन हो गया n1 से, तब तक हमारे पास लेज़र भी काम करती रहेगी, लेज़र में लेज़र लाइट निकलती रहेगी। जैसे ही हमारे पास n1 ज़्यादा हो गया तो हमारे पास लेज़र लाइट भी इमिट नहीं होगी, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी और वो नहीं होगी। तो ये हमारे पास 3 लेवल सिस्टम था, जो कि इस हमारे सिलेबस का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट था जो आज हमने स्टडी किया। इसमें हमने जो शार्ट क्वेश्चंस कह लें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं वो यही है कि 2 लेवल लेज़र और 3 लेवल लेज़र में क्या फ़र्क है, वो मैंने बता दिया आपको। इसमें मेटास्टेबल स्टेट मौजूद होती है, इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है, जिसकी वजह से हमें लेज़र लाइट मिलती है। लेकिन 2 लेवल लेज़र के अंदर हमें लेज़र लाइट नहीं मिल सकती क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट ज़रूरी है। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है वो कैसे अचीव होती है। तो वो कौन सी स्टेट पे अचीव होती है, वो ये है कि हमारी जो हायर एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट, इसके ऊपर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होती है। इसका मतलब क्या है कि जब नंबर n2 ग्रेटर देन हो जाए n1 से, नंबर ऑफ एटम इन हायर एनर्जी स्टेट यानी कि मेटास्टेबल स्टेट ग्रेटर देन हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटम इन द लोअर एनर्जी स्टेट या ग्राउंड स्टेट, तब हमारे उस कंडीशन को पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास स्टिमुलेटेड इमिशन का क्या होता है। स्टिमुलेटेड इमिशन में हम बाहर से फोटान फॉल करवा के इलेक्ट्रॉन्स को स्टिमुलाई करते हैं कि वो नीचे जाएं और फिर दोबारा से एनर्जी गेन करके ऊपर आए और फिर हमारे पास वो फोटान इमिट करें। तो ये हमारे पास 3 लेवल एनर्जी लेवल था। अब इसका डायग्राम हम देख लेते हैं, इसमें लेज़र लाइट किस तरह इमिट होती है। तो लेज़र लाइट हम देख लेते हैं। लेज़र लाइट में हमारे पास एक ग्लास की ट्यूब होती है इस तरह से, जिसके एंड पे 2 मिरर्स लगे होते हैं, ये मिरर होते हैं। और यहाँ पे हम ये जो ग्लास ट्यूब होती है इसको हम यहाँ से, इसमें कोई गैस अगर हम भर दें, कोई भी सपोज हीलियम नियोन गैस हम भर देते हैं, हीलियम नियोन गैस, तो यहाँ से हम इसको इलेक्ट्रिकली हम एक्साइट करवा सकते हैं। इलेक्ट्रिकली उसको एक्साइट करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और ये सारा प्रोसेस मेटास्टेबल स्टेट्स वगैरह मौजूद होती हैं। हीलियम नियोन लेज़र हमारे पास 3 लेवल एनर्जी लेवल लेज़र होती है। ये दो हमारे पास मिरर होते हैं M1 और ये हमारे पास M2 होता है। अब जो हमारे पास M1 मिरर है, ये स्टार्टिंग मिरर, ये हमारे पास मिरर ये टोटली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। और ये हमारे पास पार्शली ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें होता क्या है, अगर ये पार्शली ट्रांसपेरेंट होता है तो तभी तो जो फोटॉन्स होते हैं वो इस अलोंग द एक्सिस ऑफ ट्यूब, ये एक्सिस है ट्यूब का, इस एक्सिस के अलोंग बाहर निकलते हैं। ये पार्शली ट्रांसपेरेंट हम इसलिए लगाते हैं कि जो हमारे पास फोटॉन अंदर इमिट होते हैं उनको खारिज करने के लिए, उनको निकलने के लिए रास्ता भी चाहिए। तो वो इस रास्ते से, यानी कि जो पार्शली ट्रांसपेरेंट मिरर होता है इससे वो इमिट हो जाते हैं। जो अगर सपोज कर लेते हैं, अगर ये सिर्फ एरिया हमारे पास पार्शली ट्रांसपेरेंट है तो जो यहाँ से टकराएगा वो तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो यहाँ से टकराएगा इन एरिया से तो वो टकरा के वापस इधर आ जाएगा। इसी तरह ऊपर से यहाँ पे जो फोटॉन टकराएगा, टकरा के दोबारा इस मिरर के ऊपर आ जाएगा और जैसे जैसे वो टकराएगा वैसे वैसे उन फोटॉन्स की एनर्जी भी इंक्रीज़ होती जाती है और फिर वही फोटॉन्स
अब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर और स्टिमुलेशन के अंदर वो यूज़ होते हैं, और इस तरह से हम अपनी लेज़र को जनरेट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट में जो टॉपिक देखते हैं वो हीलियम नियॉन लेज़र है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आप लोगों की हौसला अफजाई होती है ताकि हमारे लिए कि हम अपने काम को मज़ीद बेहतर से बेहतर अडाप्ट कर सकें, बना सकें। अगर किसी किस्म की कोई मसला दरपेश हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मुझसे आप राय ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।